Hello students, welcome to the fifth video of this chapter number 14, sources of energy. इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जीज की बात की है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास, फिर हमने थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सब भी देखा जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. नाउ सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के फ्यूल्स देखते हैं. तो हमने पिछले वीडियो में जब बायोगैस बनाया था, तो बायोगैस आप कुकिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बट उसके साथ साथ आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एज अ फ्यूएल टू प्रोड्यूस स्टीम एंड देन रन द टर्बाइन, आप एज अ फ्यूएल इन थर्मल पावर प्लांट यूज कर सकते हो. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स और टाइप ऑफ एनर्जी जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं, और एक टाइप ऑफ एनर्जी जो कि विंड एनर्जी है, जो कि कन्वेंशनल है, पहले भी लोग यूज करते थे उसको. तो ये जो टाइप की एनर्जी है वो कैसे बनती है और हम उसको कैसे हार्नेस करेंगे, इसके क्या प्रोज है, इसके कॉन्स हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विंड एनर्जी. नाउ विंड एनर्जी, विंड का मतलब ही है मूविंग एयर, मूविंग एयर. और आपको पता है जो चीज मूविंग होती है उसके पास एनर्जी होती है काइनेटिक. तो विंड के पास काइनेटिक एनर्जी है और उसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन आवर सिनेरियो राइट नाउ. पहले लोग उसको अलग तरीके से यूज करते थे, 1000 साल पहले भी लोग उसको अलग तरीके से यूज करते थे, बट आज जो हम करने वाले हैं विंड एनर्जी का उपयोग वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को. सो चलो देखते हैं कैसे होगा. तो पहले तो विंड कैसे बनती है वो अपने को देखना है. आपने 9th स्टैंडर्ड में 14 चैप्टर जब नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था तो उसमें विंड एक चीज पढ़ी थी आपने, उसके भी वीडियोस हमने बना रखे हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो. चैप्टर 14 क्लास 9th, तो उसमें मैंने बताया है विंड के बारे में. तो विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अनइक्वल कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से लैंड ज्यादा हीटअप हो जाता है, वाटर कम हीटअप होता है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और फिर हवा चलती है. रात में उल्टा होता है, रात में वाटर थोड़ा सा वार्म होता है, लैंड जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, तो फिर से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हवा बहती है. सो हवा बहने के लिए प्रेशर डिफरेंस बहुत जरूरी है. आपको पता है हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, वैसे ही हवा या पानी फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस जरूरी है. सो विंड कैसे ब्लो होता है, विंड कैसे स्टार्ट हो जाती है वो हम समझते हैं. तो अगर विंड बह रही है, मतलब हवा बह रही है, तो आप ये बोलेंगे कि कहीं तो प्रेशर ज्यादा है और वहां पे जब जा रही है विंड, हवा जहां जा रही है वो प्रेशर कम है, इसलिए हवा जा रही है. अगर इक्वल प्रेशर होगा तो कोई नहीं जाएगा. सो अब जब हवा जाने वाली है और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जोर से हवा चलेगी. तो हवा चलने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड है, सी हवा क्या है, हवा में मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो हो ही सकती है, मूविंग मॉलिक्यूल्स के पास. अब बोलेंगे नहीं सर काइनेटिक एनर्जी तो गोली के पास होती है, काइनेटिक एनर्जी तो एक एस्टेरॉयड के पास होती है, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होती है, ये पेन को फेंकेंगे उसके पास होती है, हवा के पास कैसे? हवा में मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स भी जब चलते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. मॉलिक्यूल्स के पास भी मास है, मॉलिक्यूल्स के पास भी स्पीड है, सो काइनेटिक एनर्जी है बिल्कुल. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड टू डू वर्क. देखो अब आपको तो पता है एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. तो अगर विंड में एनर्जी है तो वो कुछ वर्क कर सकता है, और वो वर्क क्या है, लिफ्टिंग वाटर. तो पहले के जमाने में पानी लिफ्ट करने का काम करते थे. तो नेदरलैंड्स का एग्जाम्पल है जहां पर उन लोगों ने पानी यहां से वहां पंप करने के लिए विंड मिल का यूज किया. ग्राइंडिंग ग्रेन, आप चक्की पीसने के लिए या कोई भी, इट्स अ वर्क राइट, पानी उठा के रखना या फिर चक्की को पीसना, मतलब ग्रेन्स को पीसना, वो भी वर्क है. तो वो वर्क भी यूज करते थे लोग, ईरान में करते थे, एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है. और अभी लेटेस्ट तरीके से हम लोग जो यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. अभी हम उससे आटा नहीं बनाते या उससे हम पानी नहीं लिफ्ट करते, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते और फिर इलेक्ट्रिसिटी से सारे काम जो करने वो करते हैं. बिकॉज
इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी। पंखा भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, लाइट भी चला सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, सब एक ही टाइप ऑफ एनर्जी से हो सकता है। सो हम उसको आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली ये है क्या? तो विंड एनर्जी हम लोग हार्नेस करते हैं, तो वो मशीन क्या है? तो वो मशीन है, आपने देख लिया अभी तक, तो वो मशीन है एक बड़ा फैन। अभी ये फैन आपका ऐसा चलता है, फैन हवा देता है, बट अगर आपने फैन खड़ा कर दिया और हवा चलने लग गई तो फैन अपने आप चलने लग जाता है। उल्टा प्रोसेस है। देखो, वो फैन को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी हमने कि वो अपना अपना चले, और हमको वहां पंखा थोड़ी चलाना है इतना बड़ा। पहली बात तो ये जो पंखा है इसको ऐसे करेंगे और उसको तेज हवा चलेगी ना तो अपने आप चलने लगता है। वो तेज हवा में वो अपने आप चलने लगेगा, और वो जब चलने लगेगा तो वो उससे हम लोग नीचे टरबाइन घुमाएंगे। खैर वो सब हम करने वाले हैं अभी, बट इट्स बेसिकली अ लार्ज फैन विच इज माउंटेड ऑन अ रिजिड सपोर्ट। अब रिजिड क्यों होना चाहिए? रिजिड तो होना चाहिए बिकॉज हवा चलेगी तो पंखा मजबूत होना चाहिए ना, वो स्टैंड पे, नहीं तो गिर जाएगा। मजबूत होना चाहिए और वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। इट्स अ लार्ज फैन, फैन भी बहुत बड़ा है, उसके ब्लेड्स बहुत बड़े हैं, और वो बहुत ऊंचा भी होना चाहिए बिकॉज जितना आप ऊपर जाओगे उतना हवा बिंदास फ्लो होती है। अदरवाइज आप इस लेवल पे रहोगे तो पहाड़ आते हैं बीच में, फिर पेड़ आते हैं बीच में, बिल्डिंग्स आती है, तो आप ऐसे दूर ऊंचा बनाते हो जहां पर हवा को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सो रिजिड सपोर्ट पे लगा दिया। अब वो पंखे के मतलब वो जो विंड मिल के जो पंखे हैं, जो ब्लेड्स हैं, वो गोल 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 घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो घूमेंगे तो रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज यूज टू रोटेट टरबाइन। सी, हमने बात की थी ना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टरबाइन रोटेट होना चाहिए। तो टरबाइन कैसे भी रोटेट करो आप टरबाइन स्टीम से रोटेट करो, पानी से रोटेट करो, हवा की एनर्जी से रोटेट करो, जैसे रोटेट करना है करो, टरबाइन रोटेट होगा, डायनेमो कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। यस, सो लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स मेक अप an विंड एनर्जी फार्म। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो गई, पर एक पंखे से क्या होगा? बहुत सारे पंखे चाहिए। तो कभी आप गुजरात गए होंगे या कभी आपने कोई फोटोज वगैरह देखे होंगे। डेनमार्क एक फेमस कंट्री है जो अपने 25% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विंड एनर्जी से करता है। वहाँ बहुत हवा चलती है, जहाँ हवा चलती है वो कर सकता है, जहाँ हवा चलती नहीं है ज़्यादा तो वो कैसे करेगा, राइट? सो एक पंखे से वैसे भी काम नहीं होगा, बहुत सारे विंड मिल्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो वो विंड एनर्जी फार्म बन जाता है। मतलब आपने कभी देखा होगा पहाड़ों पे से 20, 25, 50 विंड मिल्स लगे हो रहे होते हैं, सब घूमते रहते हैं, और सब की एनर्जी जो बन रही है वो एनर्जी को मिला के आप किसी गांव को या किसी इंडस्ट्रीज को दे सकते हो। एक पंखे से कुछ नहीं होगा, और वो पंखा भी बड़ा होता है माइंड यू, फिर भी उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है, राइट? नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप आई थिंक अभी तक एडवांटेज समझ गए होंगे। आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पोल्यूशन का तो चांस नहीं लग रहा। यस, सो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, या हम कुछ लेट्स से सॉइल पोल्यूशन या लेट्स से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन करने में, वो चीज़ कंस्ट्रक्शन करने में तो चीज़ें हो, आपको तोड़नी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, उसमें तो होगा, बट एक बार वो बन गया उसके बाद आपको कोई फ्यूल बार बार बर्न नहीं करना। सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, रीन्यूएबल है, हवा तो चलती रहेगी, जब तक हवा चलती रहेगी तब तक हमारा विंड मिल घूमता रहेगा, और जब तक घूमता रहेगा तब तक एनर्जी बनती रहेगी। तो पंखा चलने में, हवा चलने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हवा तो चली रही है, इतने सालों से चलती रहेगी। सो इट्स रीन्यूएबल, खत्म नहीं हो जाएगी हवा कभी कि हमने यूज कर ली तो हवा खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। एंड उसके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब नो रिकरिंग एक्सपेंसेस, लेट यू कैन से दैट। नो रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? रिकरिंग एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है या कम है। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने विंडमिल बना दी, तो उसको चलाने के लिए कोई बार बार कोल लाना है क्या, या बार बार पेट्रोल लगाना है क्या उसको? नहीं। देखो, आपने गाड़ी खरीद ली तो क्या हो गया? नहीं ना, उसके अंदर पेट्रोल डालोगे आप, ऑयल डालोगे आप, तो ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना। ऐसा थोड़ी एक बार गाड़ी ले ली खत्म,
रिकरिंग एक्सपेंस है। पर यहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंस वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हवा तो चल रही है, वो फ्यूल फ्री है, वही तो फ्यूल है जो एनर्जी दे रहा है। सो रिकरिंग एक्सपेंसेस इन दैट सिनेरियो एज फ्यूल नहीं है, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। सो आप सोचेंगे सर एडवांटेजेस इतने ही हैं, डिसएडवांटेजेस इतने हैं, ऐसा क्यों, फिर क्यों यूज करना? सो वो डिसएडवांटेजेस नहीं है, वो उसके ड्रॉबैक्स बोल सकते हो आप, उसके शॉर्टकमिंग्स बोल सकते हो। डोंट से डिसएडवांटेज, भाषा है, बट से दैट समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। लाइक ऐसा नहीं कि चलो भाई ओके। सो लेट्स से ओनली प्रैक्टिकल वेयर विंड ब्लोज थ्रू आउट द ईयर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। देखो ऐसी जगह पे ही आप वो पंखे लगाओगे जहां पर बहुत हवा चलती है और बहुत टाइम तक हवा चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी पहाड़ के ऊंचाई पे लगाया, लेट्स से एक टॉप पे लगाया, मतलब उस एरिया के टॉप पे लगाया, आपने ऐसे पहाड़ के अंदर नीचे नहीं लगाया। पहाड़ के नीचे लगाओगे तो हवा नहीं चलेगी ना ज्यादा। आपने पहाड़ के ऊपर टॉप पे लगाया और पूरे पहाड़ को लग के आपने ऐसे करके लगाया। सो उससे क्या होगा कि बहुत टाइम तक, साल भर में बहुत घंटों तक, बहुत महीनों तक वो हवा चलेगी, तो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता रहेगा। हवा चलना जरूरी है। सो ऐसी ही जगह आप लगा सकते हो जहां पे हवा बहुत चलती रहती है और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में चलती रहती है। तो ऐसी जगह आपको देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया में या आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हवा काफी चलती है। कुछ कुछ जगह है जहां हवा बहुत चलती नहीं है। सो यस, यू गेस्ड इट राइट। जहां पर कोस्टल एरियाज है वहां पर आप लगा सकते हो, बिकॉज कोस्टल एरियाज में आपको हवा तो चलती रहेगी, राइट। सो वहां पर आप लगा सकते हो। तो मैं घुमा हूं गुजरात में, मैंने देखा है कोस्टल एरियाज में विंड मिल्स लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स। सो यस, बहुत टाइम तक हवा चलनी चाहिए और विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। विंड स्पीड बहुत कम रहेगी तो पंखा घूमना भी तो चाहिए। इतना हैवी वो पंखा है, इतना हैवी मेटल का वो बना हुआ है, तो उसकी हवा की स्पीड भी बहुत होनी चाहिए, तभी पंखा हिल पाएगा ना। हैवी पंखा है, उसको हिलाने के लिए आपको मजबूत हवा की एनर्जी चाहिए, मतलब उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए। एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तो हवा चलनी ही चाहिए, विच इज़ नॉट वेरी लार्ज। आई मीन बहुत जगह पे कोस्टल एरियाज में, लेट्स से कन्याकुमारी इन इंडिया, तो वहां पर तो चलती रहती है हवा, इतना तो चलती है। बैकअप फैसिलिटी होनी चाहिए जब हवा नहीं हो तो। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ माई हाउस इज डिपेंडेंट ऑन विंड एनर्जी से बननी हुई इलेक्ट्रिसिटी, बट जब विंड नहीं होगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए ना, तो उसके लिए एक बैकअप प्लान भी आपको रेडी करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ श्योर शॉट एनर्जी सोर्स, राइट। मतलब लेट्स से इफ यू हैव अ थर्मल पावर प्लांट और अ न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, तो मुझे पता है कि पानी है तो मैं टरबाइन चलाते रहूंगा, मेरे पास फ्यूल है तो मैं टरबाइन चलाता रहूंगा। यहाँ पे हवा होगी नहीं होगी, पता नहीं कम ज्यादा होगी। सो यू हैव टू हैव अ बैकअप फैसिलिटी कि हवा नहीं चल रही है, आपको फिर भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप कैसे लोगे। सो कुछ तो लेट्स से हाइड्रो पावर प्लांट भी एक होना चाहिए, या फिर थर्मल पावर प्लांट भी आसपास होना चाहिए जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सके। उसको बहुत लार्ज एरिया चाहिए, मतलब 2 हेक्टेयर्स लैंड चाहिए 1 मेगावाट प्लांट के लिए। 1 मेगावाट इज द पावर, मतलब इट मीन्स 1 मेगा जूल पर सेकेंड। इतनी मेगा का मतलब समझते हो आप? मेगा का मतलब है 1 × 10⁶। इतनी पर सेकेंड एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए हमको 1 या 2 हेक्टेयर्स का लैंड लगता है, राइट। तो काफी लार्ज एरिया लगता है मुझे। एंड सी, एक बार आपने वो सेटअप कर दिया तो वहां पर आप खेती नहीं कर सकते हो, राइट। एक बार उसका सेटअप हो गया देन दी एरिया माइट बी गॉन, और बहुत सारे एरिया आप खेती के लिए यूज नहीं कर सकते या कोई दूसरे पर्पज के लिए यूज करना मुश्किल है। सो बेसिकली यू हैव टू बाय दैट लैंड एंड डू दिस ऑन द लैंड, राइट। सो यस, ये कोस्टल एरियाज पे करते हैं या एकदम पहाड़ों पे करते हैं जहां वैसे भी कोई फार्मिंग तो कर नहीं रहा, बट यस इट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया, और आपको फिर वो एरिया को ट्रीज वीज हटा के रखना पड़ता है। यू हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, तो वो सेटअप करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सी, बायोगैस प्लांट बनाने के लिए इतना सेटअप नहीं है, बट ये लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े पंखे, बहुत बड़े बड़े उसके माउंटिंग्स, स्टैंड्स, ये सब बहुत
लगाना पड़ता है, तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा है, बट उसके बाद में आपने देखा रिकरिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है। ओके, यस, सो इनिशियल कॉस्ट हाई है, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो अगर आपको चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी में भी इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है, उसको मेंटेनेंस काफ़ी लगता है, बट एक और प्रॉब्लम है उसका, मेंटेनेंस। देखो ब्लेड्स तो घूम रही है, फिर बारिश आएगी, धूप आएगी, साइक्लोन आएगा, समंदर के पास रहेगा तो साइक्लोन भी आ सकता है, धूल पड़ेगी उस पर, बहुत सारी चीज़ें हैं उस स्ट्रक्चर को, लेट्स से उसको डिस्टर्ब कर रही है उस स्ट्रक्चर को। सन की वजह से रस्टिंग, मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी की वजह से रस्टिंग हो सकती है, सन की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, तो उसको आपको मेंटेन जरूर करना पड़ेगा, तो उसको हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस लगता है। सी फ्यूल नहीं लग रहा है, रिकरिंग नहीं है, आई मीन दिस इज ऑल्सो रिकरिंग एक्सपेंस, बट इट्स नॉट लाइक अ फ्यूल जो आपको उसी से चलती है वो चीज़, नहीं, फ्यूल तो फ्री है, हवा है, बट आपको उसको मेंटेन जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज ये ब्लेड्स को डैमेज कर सकते हैं, राइट। गुड, सो हमने विंड एनर्जी की बात की। विंड एनर्जी में हमने ये देखा कि ये अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहले भी लोग यूज करते थे, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करते हैं, और वो एक बहुत सारे विंड मिल से एक विंड फार्म या विंड एनर्जी फार्म बनता है। उसके कुछ प्रोज हैं, मतलब कुछ एडवांटेजेस है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो डिसएडवांटेजेस है इसका ये मतलब नहीं अगर नहीं लगा सकते। सी फॉर एग्जाम्पल बैकअप फैसिलिटी, तो बैकअप फैसिलिटी तो हो ही सकती है। एक बार मैंने पता कर लिया कि यहाँ हवा चलती है तो ठीक है, हो गया ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, हवा चलती है अच्छी, बैकअप फैसिलिटी रख लेंगे, कोई और पावर प्लांट भी होगा तो वो भी एनर्जी सप्लाई करेगा। लार्ज एरिया, कोस्टल एरियाज में कोई रहता भी नहीं है, कोई ट्रीज नहीं, कोई फार्मिंग नहीं, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। लार्ज एरिया लगता है तो वो कर सकते। इनिशियल कॉस्ट हाई है तो ठीक है, इनिशियली हाई है ना, उसके बाद तो ज़्यादा नहीं लगने वाला, प्लस पोल्यूशन वगैरह नहीं होने वाला, और मेंटेनेंस करना पड़ता है तो कर लेंगे, राइट। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर आर वेरी फ्री, है ना, रिन्यूएबल है, रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, बस मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस तो वैसे भी थर्मल पावर प्लांट का, हाइड्रो, किसी का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, दैट्स नॉट अ ड्रॉबैक एज सच। हाँ, ज़्यादा करना पड़ता है, बट दैट्स दी ओनली स्मॉल ड्रॉबैक्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। गुड, सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन सेज how has the traditional use of wind and water energy been modified for our convenience? So wind energy का modify कैसे किया हमने? पहले wind energy से हम लोग ये करते थे, water lifting या grain grinding वगैरह हम wind energy से। अब क्या करते हैं? अब बड़े बड़े पंखे लगा दिए हमने, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं टर्बाइन वगैरह लगा के। सो दिस इज द एडवांसमेंट विच वी हैव मेड इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी। वाटर एनर्जी का क्या है? सो वाटर एनर्जी में हम क्या करते थे कि पहले तो सिर्फ वाटरफॉल्स से टरबाइन हम लोग चलाते थे। वाटरफॉल में पानी है तो है, नहीं है तो नहीं, कभी ज़्यादा है कभी कम है। पर अभी हम लोग डैम्स बनाते हैं, और डैम्स में से बहुत रेगुलेटेड, हमको जितना चाहिए पानी उतना हम छोड़ते रहते हैं ओवर द मंथ्स। तो ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि पहले तो ऐसे ही वाटरफॉल में गिरता रहता था पानी और हम करते थे उसको यूज, बट अभी हम डैम बनाते हैं एंड वी रेगुलेट, ठीक है। सो विंड एंड हाइड्रो एनर्जी ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, बट उनके लिमिटेड यूजेस थे, अब उनके यूजेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी होता है, राइट। दैट्स द मॉडर्न एडवांसमेंट विच वी हैव मेड। क्लियर? ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और कुछ बातें करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें।